दिस इज मुकुल लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने बात किया कि कैसे व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरे वीडियो में हमने बात किया कि हाउ वी कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल से कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या करते हैं, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें मल्टीपल स्टेप होता है, वन और मोर स्टेप आर इन्वॉल्व इन दैट पार्टिकुलर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन का जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, तो जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो केवल स्टैटिस्टिक नंबर को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2N2O5 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 4NO2 प्लस O2 देता है। तो इस बेसिस से अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगा, 2, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर क्या है, 2। लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, N2O5 ब्रेक डाउन होता है NO2 प्लस NO3। अब देखिए ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि कहीं भी रिएक्शन में NO3 नहीं है। तो ये स्टेप हमारा क्या है, स्लो स्टेप है। N2O5 का ब्रेक डाउन होना स्लो स्टेप है। अब ये जो हमारा स्टेप 2 NO3 फिर N2O5 से रिएक्ट करता है और फाइनली बनाता है NO2 प्लस O2। अब इसको हम बैलेंस कर लें। अगर हम बैलेंस कर लें तो या फिर इसका नेट रिएक्शन लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO3 से NO3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और N2O5 प्लस N2O5। अच्छा, ये स्टेप हमारा क्या है, फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे NO3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2N2O5 गिव्स। इसको हम बैलेंस कर लें। अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 4NO2 प्लस O2। तो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 हमारा अगर स्लोवेस्ट स्टेप है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट इक्वल टू के N2O5 के कंसंट्रेशन या 1 होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन का, 1। ठीक है, यहां से देखने से पता क्या चल रहा है, 2 है, लेकिन एक्चुअल इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या करेंगे, सबसे स्लोएस्ट स्टेप से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, एग्जांपल से बात करते हैं। ये हमारा एक रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। अब यहाँ पे अगर हम इस बेसिस पे देखें थ्योरेटिकली तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F। ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। स्टेप 2 में NO2F प्लस NO2 प्लस F गिव्स NO2F। अगर इसका नेट रिएक्शन देखेंगे तो फ्लोरीन से फ्लोरीन क्या होगा, कैंसिल, जो हमारे रिएक्शन में था नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस पे डिपेंड कर रहा है NO2 पे और F2 पे। देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड कर रहा है और 1 मोल ऑफ NO2 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका टोटल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड है। लेकिन ये रिएक्शन क्वेश्चन पूछ दिया क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन F2 पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका आंसर है यस। ये F2 पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। F2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और NO2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2। अब यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी हमारा क्या है, 2 स्टेप में हो रहा है। स्टेप 1 में NO2 एक और मोल NO2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NO3 प्लस NO। NO3 प्लस NO, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो कि कहीं भी रिएक्शन में दिख नहीं रहा है।
आप इससे भी पता कर सकते हो। जैसे इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था, फ्लोरीन था। इस रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था, NO3 था। ओके, तो ये जो हमारा NO3 है, स्टेप 2 में हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है। तो NO3 रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा CO2 हो जाएगा और ये हो जाएगा NO2। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो NO3 से NO3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर NO2 है, एक NO2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं, इसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 1, किस क्या हो जाएगा, 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, 2 है। वो NO2 के 2 मोल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन है इस रिएक्शन में क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर है नहीं। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, NO2 के कंसंट्रेशन पे। तो इस बेसिस पे हम समझ पा रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आप थ्योरेटिकली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आपको कैलकुलेट करना होगा एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंटली में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। एक बात और बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि सपोज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको समझ में ये मतलब ये प्रॉब्लम होगा कि हम कैसे जानेंगे कि कौन स्लोवेस्ट स्टेप है। तो एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देगा तो स्टेप लिखा होगा। ओके, आप स्टेप लिखा होगा, मेंशन किया रहेगा, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले इसका डेरिवेशन करते हैं, फिर उसके हम कुछ ग्राफिकल मेथड से समझेंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। जैसे अगर हम बात करें एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई हमारा जनरल रिएक्शन है। मान लेते हैं लेट इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन शुरू हो रहा था तो इसका कंसंट्रेशन क्या था, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू A नॉट मान लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा A नॉट था, उस समय टाइम क्या था मान लेते हैं 0, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था। आफ्टर T टाइम, T सेकेंड के बाद आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मान लेते हैं A हो गया। ओके, तो हम इसका रेट ऑफ कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो पहले अगर हम रेट लिखें तो रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो हम लिख सकते हैं dA अपॉन dt, माइनस लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल चेंजिंग अगर सपोज हो रहा है तो dA अपॉन dt। ओके, अच्छा इसका एक तरीका और है रेट निकालने का। रेट निकालने का एक तरीका और क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जैसा कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो लिख सकते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो आपका जवाब है नहीं, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को हम देख रहे हैं, रेट यहाँ भी है, रेट यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर रिकॉल करते हैं तो लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू के में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा तो हम लिख सकते हैं dA इक्वल टू के dt माइनस को इधर कर देते हैं माइनस के dt। ओके, तो ये हमारा dA इक्वल टू माइनस के dt, ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड एबव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेटेड कर दें तो हम लिख सकते हैं dA इक्वल टू माइनस के dt। अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट लगा के क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा ये हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा लोअर कंसंट्रेशन क्या है, हमने क्या माना था A नॉट, और हमारा हायर कंसंट्रेशन क्या है, अपर लिमिट क्या है A है। टाइम के केस में भी हमारे स्टार्टिंग में टाइम क्या था 0, और उसके बाद T टाइम के बाद
क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है के तो कांस्टेंट है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर किस कर रहे हैं, टाइम का कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेटेड करें तो हम लिख सकते हैं, पहले लिखते कैसे मैं आपको बता दूं, आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे अपर लिमिट, जब इसका लिखेगा होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लिख सकते हैं इसको अगर सॉल्व करें a माइनस a नॉट, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका, इक्वल टू ए माइनस के क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको हम क्या दे सकते हैं अपर लिमिट t माइनस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हमारा हो गया ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ए हमारा क्या है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, या फिर हम इसको माइनस को इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देते लिख देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये भी एक इक्वेशन हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, और इसको हम कैसे किस वे से लिख सकते हैं, ये ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर सकते हैं। अगर हमें इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, दिखाना है ग्राफिकल मेथड से, तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहां पे अगर हम कंपेयर करें, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो यहां पे ये हमारा ओरिजिन है, y एक्सिस पे हम क्या नोट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, और x एक्सिस पे हम क्या रखेंगे t, तो जो स्लोप है वो क्या है माइनस के है, कभी भी जब स्लोप माइनस होगा तो कहां से आएगा अपर पार्ट से लोअर पार्ट की ओर, ऐसे नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे माइनस के है, स्लोप इधर आएगा। लेकिन अब ये बात है कि इसका स्टार्टिंग क्या होगा, अब यहाँ पे C जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू कुछ तो होगी, इसलिए ए जो है हमारा कर्व ऐसे आएगा, और यहां से यहां तक इसको किसकी वैल्यू है ए नॉट की है, और स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, यहां की वैल्यू क्या है माइनस के। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में कर्व खींचते हैं जीरो ऑर्डर का, तो इसका कर्व क्या है, स्लोप क्या है माइनस के है, जहां हमारा ए नॉट क्या है इंटरसेप्ट है। लेकिन यही अगर कर्व किसके बीच खींचा जाए, रेट और कंसंट्रेशन के, ओके, तो रेट और कंसंट्रेशन के, तो रेट और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर कर्व खींचते हैं तो क्या आएगा, रेट क्या होगा इसका, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका रेट क्या होगा, चाहे कितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट क्या होगा इसका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में कर्व क्या है माइनस के है, स्लोप क्या है माइनस के है, डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। लेकिन रेट और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम कर्व खींचेंगे तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। आई होप आपको क्लियर है ये। इसको आप क्या करेंगे, वन और मोर टाइम क्या करेंगे, वन और टू टाइम्स को एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन हमारा क्या आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा और सॉल्व करें, इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हमें क्या वैल्यू मिल सकता है, माइनस के टी को अगर इधर लाएं इक्वल टू के इधर, तो हमारा हो जाएगा प्लस के टी इक्वल टू ए नॉट, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस ए, यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई के। या अगर हम के की वैल्यू लिखें के इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टी। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये टी निकालना हो तो इस इक्वेशन का, इस
इसको हम यूज कर सकते हैं, और K निकालना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, या इस इक्वेशन को याद करेंगे कि T इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक बात और याद रखेंगे, कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम कर्व खींचेंगे तो स्लोप क्या है, माइनस के। ये पूछता है एकदम 100% एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में कर्व खींचेंगे तो क्या होगा, स्लोप माइनस के। ए नॉट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। यानी अगर हम रेट और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कर्व खींचेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन के ये पैरेलल जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हाफ लाइफ होता क्या है। किसी भी गिवन कंसंट्रेशन, कोई भी गिवन कंसंट्रेशन है, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाए जितने टाइम में, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हमारे पास 800 ml कंसंट्रेशन था और वो 2 डेज में क्या हो गया, 400 ml हो गया बाय एनी वे। तो हमारा जो हाफ ऑफ कंसंट्रेशन है कंज्यूम हो गया कितने दिनों में, 2 डेज में। तो 2 डेज इसका क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। तो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो रिएक्शन है KT इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, इस केस में अगर हम देखेंगे हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करना है तो T इक्वल टू हमारा क्या होगा, T हाफ, ठीक है। और हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ होगा। जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर इस वैल्यू को पुट कर दे इस इक्वेशन में तो हम लिख सकते हैं, पहले तो हम लिखेंगे T हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ये की वैल्यू क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई K। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो T हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A0 माइनस A0 डिवाइड बाई 2K, यानी T हाफ इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2K। ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है। अब यहां पे अगर हम इसको क्या कर दें, एक ग्राफिकल मेथड से अगर हम डिनोट करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे c इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है तो स्टार्टिंग कहां से होगा, ओरिजिन से होगा। जब c की कोई वैल्यू नहीं है, इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग कहां से होंगे, हमारा यहाँ से ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ओरिजिन से होगा। ओके, तो अब यहाँ पे y एक्सिस हम क्या लिखेंगे, T हाफ लिखेंगे। अच्छा, ये जो है हमारा वैल्यू है, ये क्या है हमारा 1/2K, दैट इज द यम। x की जगह हम क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा, ये हमारा हो गया। तो इसका ओरिजिन कहाँ होगा, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो कहा जाएगा अपवर्ड। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसका स्लोप क्या हो गया, 1/2K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्लोप है वो क्या है, 1/2K। जितने भी ग्राफ मैं बता रहा हूं वो सारे इंपोर्टेंट हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 3 ग्राफ हो गए, एक हमारा हाफ लाइफ का हो गया, एक है हमारा रेट और कंसंट्रेशन क्या होगा, पैरेलल होगा कंसंट्रेशन के। एक और कर्व क्या था, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या था माइनस के, इसका स्लोप था, और यहां से यहां तक क्या इंटरसेप्ट था जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन था। तो ये हमारे 3 कर्व हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, तीनों बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हाफ लाइफ और फुल लाइफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ और फुल लाइफ दोनों हमने क्या किया, समझ लिया। हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या है, T हाफ इक्वल टू A इनिशियल कंसंट्रेशन इज डिवाइड बाई 2K, यही हमारा 1/2K हमारा क्या है, स्लोप है फॉर हाफ लाइफ। तो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कोई रिएक्शन मान लेते हैं, जनरल रिएक्शन A, वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे
अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका कंसंट्रेशन कितने टर्म्स पे डिपेंड करेगा? ओनली वन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू ए मान लेते हैं। ओके, आफ्टर टी टाइम यस मोल पर लीटर कंसंट्रेशन कंज्यूम। सपोज टी टाइम के बाद x मोल कंसंट्रेशन क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बच गया? रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है। ओके, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बच गया? A माइनस एक्स। ये हमारा क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है। तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? कितना कंसंट्रेशन है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, के ए माइनस एक्स। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, रेट को कैसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर टाइम। तो हम लिख सकते हैं कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गया है? एक्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। माइनस क्यों? इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, माइनस कम हो रहा है, डी एक्स बाई डी टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1-2 को अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए माइनस एक्स। तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा और dt इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा के dt और ये हो जाएगा, इसको माइनस को मैंने इधर कर दिया है। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटेड एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड कर दें। अपर लिमिट हमारा क्या है? अपर लिमिट a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है। लोअर लिमिट क्या है? स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या लिया था? a लिया था। टाइम के रेस्पेक्ट में T1 क्या है? 0 और T2 क्या है? हमारा T टाइम है। ओके, तो यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन करें dx अपॉन a माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या था? a था और फाइनल कंसंट्रेशन क्या था? a माइनस एक्स था। तो इसके रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पे माइनस के डी टी, 0 टू किसके? t के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, अगर dx अपॉन x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में log, लेकिन केमिस्ट्री में हमको क्या लिखना है? ln। केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे? ln। dx बाई x का क्या होता है? ln। तो ये हमारा dx बाई, इसको x मान लेते हैं पूरा। तो इस तरीके का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ln। तो ln, और ln में हम क्या करेंगे? अपर लिमिट हमारा क्या है? a माइनस एक्स। लोअर लिमिट क्या है? माइनस वाले लिखते हैं, फिर ln a। आपको करना क्या है? इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो ln आया। अपर लिमिट क्या है हमारा? a माइनस एक्स। लोअर लिमिट क्या है? a है। इन दोनों के बीच में क्या लिखते हैं? माइनस। अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सीखा। तो ln a माइनस एक्स माइनस ln a, ओके, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? माइनस के, और ये क्या हो जाएगा? t माइनस 0। तो सीधे क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन है। इसी को, इस माइनस के टी को हम प्लस कर लेते हैं। तो माइनस के टी इधर आ जाए तो हम लिख सकते हैं प्लस के टी, और इनको अगर उधर जाए तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा प्लस हो जाएगा ln a, और ये हमारा माइनस हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। अगर हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं
के टी इक्वल टू, अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आपको लॉग का एक फॉर्मूला याद होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी अगर हो ऐसे माइनस में हो, जैसे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए बाई बी ऐसे। तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ ln a माइनस ln a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स, ln a अपॉन a माइनस एक्स। अगर इसको और सॉल्व करें, इधर मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं पहले ln को हम किसमें चेंज कर लेंगे, जो हमारा नेचुरल लॉग है इसको अरिथमेटिक लॉग में चेंज कर लेते हैं। तो ln इक्वल टू 2.303 log 10, ये log 10 बेस पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, log 10 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ln इक्वल टू 2.303 log, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा kt इक्वल टू 2.303 log a अपान a माइनस एक्स। अब इसको अगर k की वैल्यू या t इक्वल टू लिखा जाए, तो t इक्वल टू लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 अपान k log a माइनस एक्स। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, t इक्वल टू 2.303 k log a अपान a माइनस एक्स। इसी को हम एक और में लिख सकते हैं, अगर k की वैल्यू कैलकुलेट करें तो k इक्वल टू 2.303 अपान t log a upon a minus x. This is the first order kinetics. This is the first order kinetics. तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं एक बार बता दूं, यहाँ तक आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन dx अपान dx अपान x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो log होता है, तो यहाँ हो जाएगा ln a माइनस एक्स माइनस ln a kt हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इधर ये हमारा पेज नंबर 3 पे है, इधर इसको हम हमारे पास जो फाइनल आ रहा है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं, जैसे log a माइनस log b होता है तो log a बाई b हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना है। अब हम इसका समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, वेयर a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स इज द फाइनल कंसंट्रेशन। देन अगर हम मान लें कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन a की जगह a नॉट मान लेते हैं और हमारा फाइनल कंसंट्रेशन a है, तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 t log a नॉट माइनस a। एक्चुअली हमें जो कर्व खींचना है वो किसके किसके बीच में खींचना है, फाइनल कंसंट्रेशन और t के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक ऐसे फॉर्मेट में लाना है जहां पे फाइनल कंसंट्रेशन और t को हम किससे कंपेयर कर सकें, y इक्वल टू mx प्लस c से। ओके, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो k इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं kt अपॉन 2.303 इक्वल टू log a बाई b क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है कि log a बाई b इक्वल टू log a माइनस log b। तो इसको भी हम लिख सकते हैं log a नॉट माइनस log a। ओके, हमें क्या रखना होगा, इसको प्लस में रखना होगा क्योंकि हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, तो इसके और t के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, कर्व खींचना है। तो इसको इस माइनस को हम इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो हम हो जाएगा हमारे पास log a इक्वल टू इधर जाएगा माइनस जाएगा kt अपान 2.303 प्लस log a। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो y एक्सिस पे हमारा क्या है, log a है, x एक्सिस पे हमारा क्या है, t है, y एक्सिस
एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, log a0, तो log a0 की वैल्यू कुछ तो होगी, तो इसका ओरिजिन इधर से तो नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। सपोज मान लेते हैं यहां से मान लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में है तो कहां से आएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो m की वैल्यू क्या है, -k/2.303, तो हम यहां से इसका स्लोप लिख सकते हैं -k/2.303, और यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, log a0। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी जो कर्व था वो कैसा था, AT, इसका स्लोप क्या था, -k। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे और यहां पे है log AT ऐसे, तो क्वेश्चन पूछे विच ग्राफ शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और विच ग्राफ शो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखिए अगर लॉग लगा होगा, आप देखो दोनों का सेम वे है, अगर लॉग लगा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, लॉग नहीं है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लॉग है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, लॉग नहीं है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो इस बेसिस पे हमारे पास 2-3 तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्लोप क्या होता है, -k/2.303, लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या होता है, -k ओनली होता है, यहाँ पे केवल -k होता है। इसका क्या है, -k/2.303 है। दोनों पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, इसमें हमारा a है, a0 है, ऐसे हमारा log a0 है, क्योंकि यहाँ हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में log हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लियर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हाफ लाइफ रिएक्शन पे, और इस पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।